नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो न्यूज़ पंच में, जिसके जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो खबरें जिन पर है आपकी नजर। न्यूज़ पंच में हम खबरों की करेंगे पूरी पड़ताल, तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक हाल। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। और आज न्यूज़ पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों का रुख। तो सबसे पहले बात करेंगे एसआईआर की। एसआईआर का फाइनल, ममता का दाव फेल। कैसे हो रहा है ममता बनर्जी का दाव फेल, विस्तार से आपको बताएंगे। और साथ ही साथ एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट आज जारी होने वाली है, विस्तार से आपको इसके बारे में भी बताएंगे। अगली खबर का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि पल भर में टारगेट होंगे तबाह। जी हां, कैसे भारतीय निर्मित मिसाइल काल बनकर गरजेगी और एक ही पल में किस तरह से वो टारगेट को तबाह करेगी, वो भी आपको बताएंगे। उसके अलावा न्यूज़ पंच में होगी अगली खबर की बात, जिसमें आपको बताएंगे कि पहले जंग और अब बातचीत को तैयार। किनके बीच हुई थी ये जंग और अब कौन कर रहा है बातचीत की दरकार, विस्तार से आपको बताएंगे इसके बारे में भी। तो आइए न्यूज़ पंच के विस्तार से कर लेते हैं शुरुआत और सबसे पहले आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल का हाल। तो पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की फाइनल मतदाता सूची आज दोपहर 2 बजे जारी होने वाली है। आम मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट और ऐप पर लिस्ट में अपना नाम देख पाएंगे। ड्राफ्ट लिस्ट में जिन 7,08,16,630 लोगों के नाम थे, इस सूची में उन सभी के नाम और फोटो भी रहेंगे। वहीं वोटर लिस्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो जानेंगे इस खबर का पूरा हाल अपने संवाददाता से, लेकिन इससे पहले एक नजर एसआईआर फाइनल वोटर लिस्ट से जुड़े कुछ तथ्यों पर। तो एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट पश्चिम बंगाल के लिए आज का है बड़ा दिन। 4 महीनों की लगातार रस्साकशी, लगातार जो खींचतान चल रही थी, उसके बाद आज फाइनल लिस्ट जारी होने वाली है और चुनाव आयोग द्वारा दोपहर 2 बजे ये लिस्ट, ये सूची जारी की जाएगी। अब इसमें 2 नई कैटेगरी के साथ डिजिटल सूची तैयार की गई है, जिसमें 7,08,16,630 मतदाताओं का आंकड़ा है। एसआईआर फाइनल वोटर लिस्ट जिसमें 7,08,16,630 मतदाताओं का आंकड़ा है और फोटो सहित सभी के नाम इसमें नजर आने वाले हैं, यानी कि जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट थी उसके सभी नाम इस फाइनल सूची में भी होंगे। अब इसी की वेबसाइट और ऐप पर ये पूरी जानकारी उपलब्ध होगी, यानी कि मतदाताओं की जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी वेबसाइट के जरिए और साथ ही साथ ऐप के जरिए। वोटर्स कैसे देखेंगे, तो वोटर्स एपिक कार्ड नंबर, यानी कि जो आपका मतदाता कार्ड नंबर है, उसको डाल करके आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आप अपना नाम जान सकते हैं। और इसके साथ साथ कैसे आप अपना नाम जान सकते हैं वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। तो आपको बता दें कि वोटर लिस्ट 3 हिस्सों में विभाजित की गई है और आप किस तरह से जान पाएंगे, तो वो भी आपको बता दें कि आप अप्रूव्ड, दूसरी कैटेगरी जो है, अलग अलग कैटेगरी हैं, उसमें अलग अलग मतदाताओं को शामिल किया गया है, लेकिन आप वेबसाइट के जरिए अपने नाम चेक कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, आप ऑफलाइन भी अपने नाम चेक कर सकते हैं। जब ऑफलाइन की हम बात कर रहे हैं तो आप बीएलओ के पास जा सकते हैं और अपने नाम चेक करवा सकते हैं। ऑनलाइन की बात करें तो आप ऐप के जरिए कर सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वोटर लिस्ट 3 हिस्सों में विभाजित की गई, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। तो 3 हिस्सों की अगर हम बात करें तो पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी। इसमें तीसरी कैटेगरी जो है डिलीटेड, यानी कि जिन लोगों के नाम, जो लोग पते पर नहीं मिले थे और वो डिलीटेड कैटेगरी में अब उनके नाम होंगे। अप्रूव्ड, यानी कि जिनका वोट पक्का है, यानी कि वो मतदाता जिनके नाम अप्रूव्ड हैं और आज जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें उनके नाम भी शामिल रहेंगे। मैं फोटो अंडर एडजुडिकेशन श्रेणी जो है, उसमें न्यायालय में लंबित मामलों में व्यक्ति, यानी कि एडजुडिकेशन वो ऐसी श्रेणी है जिसके मामले जो हैं वो लंबित हैं और उनका अभी कोई निराकरण नहीं हो पाया है, उन्हें अंडर एडजुडिकेशन में रखा गया है। और इस कैटेगरी में लगभग 60,675 ऐसे नाम हैं जो अंडर एडजुडिकेशन में आते हैं। सुनवाई में ये नाम शामिल होने वाले जो लोग शामिल नहीं हुए थे उन्हें डिलीटेड कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि जो लोग अपने पते पर नहीं मिले थे या फिर सुनवाई के दौरान भी वो नहीं पहुंचे थे, तो वो डिलीटेड कैटेगरी में रहेंगे। नाम और फोटो के ऊपर डिलीटेड लिखा रहेगा। तो डिलीटेड मतदाताओं की संख्या की अगर हम बात करें तो सूत्र बता रहे हैं कि कम से
कम 8 लाख ऐसे मतदाता हैं जो डिलीटेड श्रेणी में हैं। अब मुर्शिदाबाद, क्योंकि मुर्शिदाबाद का जिक्र क्यों आ रहा है आपको बता दें, क्योंकि अब तक मुर्शिदाबाद में 18 लाख से ज्यादा अनमैप्ड मतदाता पाए गए। मुर्शिदाबाद जिले की हम बात कर रहे हैं तो उसको भी जानिए कि फरक्का में 90,407, डोमकल में 87,683 और जलंगी में 83,242 मतदाता, जो कि ये जो सूची है जिनका अभी तक कोई न्याय, कोई निराकरण नहीं निकल पाया है, वो सूची और उस सूची के ये आंकड़े हैं जो हम बता रहे हैं, जिसमें रानीनगर है जिसमें 96,815, फरक्का की बात करें तो 90,407, डोमकल में 87,683 और जलंगी में 83,242 मतदाता। तो ग्राफिक के जरिए भी समझिए कि जो अंडर एडजुडिकेशन में आ रहे हैं, यानी कि जिनका अभी निराकरण होना बाकी है, वो ये आंकड़े हैं। अब अनरिजॉल्व की बात कर लेते हैं, तो आपको ये भी बताते हैं कि किस जिले में कितने मतदाता अनरिजॉल्व हैं, यानी कि उनका निराकरण अभी नहीं निकल पाया है। पहले मुर्शिदाबाद का जिक्र कर लेते हैं, 6 लाख। नॉर्थ 24 परगना की बात करें तो 5,90,000। साउथ 24 परगना की बात करें तो 5,20,000। तो मुर्शिदाबाद में 6 लाख, नॉर्थ 24 परगना में 5,90,000, साउथ 24 परगना में 5,20,000, वेस्ट मिदनापुर में 1 लाख, पूर्व मिदनापुर में 80,000, नॉर्थ कोलकाता में 60,000 और साउथ कोलकाता में भी आंकड़े हैं 78,000। तो ये तमाम आंकड़े हैं जो अलग अलग कैटेगरी में जिन्हें शामिल किया गया है। तो एसआईआर की फाइनल सूची आज जारी होगी, लेकिन इस मामले को लेकर राज्य चुनाव अधिकारी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। हमारी चल रही है, आज सब डिस्ट्रिक्ट प्रिंटिंग चल रही है, आज रात तक या कल सुबह तक कंप्लीट हो जाएगी। कल दोपहर तक हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन आ जाए। उसके लिए लिंक जो है ईसीआई से लिंक आएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2-2:30 बजे तक लिंक आ जाए या उससे पहले आ जाए। और उसके बाद जो है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीओ ऑफिस से, जो 8 रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर एक को वो मिलेगा, पेन ड्राइव मिलेगा। और आपको जितने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, सबके यहाँ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जो 8 हैं, उनको 2-2 सेट ऑफ हार्ड कॉपी मिलेगी इलेक्टोरल रोल्स। और हमारे बीडीओ ऑफिस में, एसबी ऑफिस में हार्ड कॉपी ऑफ रोल रहेगी। तो राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को आपने सुना, लेकिन एसआईआर पर टीएमसी की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर के जयप्रकाश मजूमदार क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। Look, 28th February was fixed by none other than the Supreme Court of India as the publication of the final voter list. There were many hiatus, many ifs and buts. Election Commission urged, they put a petition to get some more time. However, Supreme Court did not allow. जयप्रकाश मजूमदार को आपने सुना, लेकिन ममता सरकार को घेरते हुए केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं एसआईआर को लेकर के वो भी आपको सुनवा देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टीएमसी सरकार भयभीत नजर आ रही है एसआईआर को लेकर। पश्चिम बंगाल के जो शासक दल है, इसका टचेबल डिजीज हो गया है। एसआईआर का इतना आतंक हो गया है इनके लोगों के अंदर, तो इसको लेके हर समय सपने में, जागते हुए, सोते हुए, सब समय ये लोग कुछ ना कुछ नेगेटिव देख रहे हैं। इसके कारण एसआईआर को लेके इतना बड़ा मतलब इतना भयभीत होकर बात कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे उनका लीडर हो, चाहे उनके जितने सारे एमपीज, एमएलएज, मिनिस्टर्स जो भी है, सब डरे हुए हैं। तो टीएमसी में भय का माहौल है एसआईआर को लेकर के, लेकिन चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर चुनाव आयोग का कहना है कि पात्र मतदाता किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। किसी भी तरह का मतदाताओं में भय नहीं होना चाहिए। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो फाइनल लिस्ट की ही बात कर लेते हैं कि आज 2 बजे फाइनल लिस्ट आने वाली है। किस तरह से इसकी पूरे क्रम को अगर हम देखें तो तैयारियां हैं, क्योंकि जो पात्र मतदाता हैं आज फाइनल लिस्ट में वो अपने नाम फोटो के साथ चेक कर पाएंगे। संध्या, देखिए जो फाइनल लिस्ट आने वाला है 28 तारीख, आज शनिवार को दोपहर तक आ जाएगा, ऐसा ही सीओ मनोज अग्रवाल ने कहा है। और उस लिस्ट में 7,08,16,000 जो नाम ड्राफ्ट लिस्ट में थे वो सारे नाम दिखेंगे। लेकिन
उनके नाम के ऊपर जो डिलीटेड यानी जो सुनवाई में हाजिर नहीं हो पाए थे और जो एब्सेंट थे, जिन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया था, उनका नाम के ऊपर डिलीटेड लिखा होगा। और जिनके ये जो 60,675 फिगर अभी जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं जो उनकी सुनवाई कर रहे हैं, उनके नाम के ऊपर अंडर एडजुडिकेशन लिखा होगा। लेकिन इस लिस्ट को लेकर जो काफी सारे लोग जो जानना चाहते हैं कि कौन जिले में कितने अंडर एडजुडिकेशन है और कितने डिलीटेड फिगर है, इसका सही तरीके से फिगर अब तक तो सामने नहीं आया है डिस्ट्रिक्ट वाइज। कुछ सूत्रों के मार्फत जो हवाला के मार्फत जो मिल रहा है, हम अपने दर्शकों को वो बात बोल रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि इस लिस्ट निकलने से पहले जिला जो डिस्ट्रिक्ट है, बंगाल के जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां का जो कानूनी व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था के ऊपर भी चुनाव आयोग का नजर है। और इसीलिए सीआरपीएफ जो अभी आने शुरू कर दिया है और उनको जिलावारी डिप्लॉय भी कर दिया गया है कि कौन सी जिले में कितने सीआरपीएफ कितने कंपनी सेंट्रल फोर्सेस रहेगी। और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीओज है, उनके साथ भी बात चल रही है चुनाव आयोग की। राज्य प्रशासन की तरफ से भी सारी डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट रहने को कहा है कि किसी भी तरह, क्योंकि आने वाले दिन में होली है और फिर रमजान का महीना भी चल रहा है, कहीं पे किसी तरह आगजनी या हिंसात्मक घटना ना घटे, इसके लिए चेतावनी दी गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। और उनके वो अलर्ट भी है, लेकिन देखना होगा कि कितनी बिल्कुल सौरभ, यानी कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, उससे भी निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इसे हम फाइनल लिस्ट कह रहे हैं, यानी कि अंतिम सूची नहीं है, क्या इसके बाद में और भी सप्लीमेंट्री सूची आएंगी? देखिए, चुनाव आयोग का कहना है, सीओ मनोज अग्रवाल का कहना है, आप 28 तारीख को लिस्ट को फाइनल पब्लिकेशन ही पकड़ के चलिए और आगे चल के जो लिस्ट होगा उसको सप्लीमेंट्री लिस्ट कहिए। सप्लीमेंट्री लिस्ट इस हिसाब से होगा कि जिस असेंबली का, मान लीजिए आप कि बंगाल में 4 फेज में चुनाव होगा, तो 4 फेज में चुनाव होने से अगर सेकेंड फेज या फिर थर्ड फेज या फिर फोर्थ फेज में जिन जिन असेंबली में चुनाव होगा, उस असेंबली का जो नॉमिनेशन का लास्ट डेट होगा, उससे पहले 24 घंटे पहले जो लिस्ट आएगा वही आखिरी लिस्ट होगा। ठीक है सौरभ, इसके साथ साथ मुर्शिदाबाद की भी आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ऐसे आंकड़े, सबसे ज्यादा ऐसे केस हैं जो न्याय की श्रेणी में अभी आ रहे हैं, जो रिजॉल्व नहीं हो पाए। मुर्शिदाबाद का केस काफी इंटरेस्टिंग है संदा, क्योंकि मुर्शिदाबाद में अब तक जो फिगर्स मिले हैं, जो 20 फरवरी रात 10 बजे तक का एक अपडेट था, फिर भी उसके बाद तो कुछ सुनवाई होगा, कुछ चला है, एक हफ्ता बीत गया है। लेकिन तब भी अगर उससे अंदाजा तो लगता है कि टॉप पर मुर्शिदाबाद है, और तभी फिगर वहां पे 18 लाख था। और 18 लाख में से भी जो डिस्ट्रिक्ट, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादातर लोग अनमैप्ड है या फिर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, मतलब जिन्होंने 2002 में अपना वोटर लिस्ट नाम नहीं दिखा पाए, और जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, वो जो 7 कैटेगरी थे, 6-7 कैटेगरी, 15 साल से पिता माता का उम्र का अंतर, एक ही पिता माता का 10 से ज्यादा संतान, वो जो कैटेगरी था, उसमें जो बांग्लादेश से सटे हुए जो जिले हैं, उस बांग्लादेश से सटे हुए जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें काफी हद तक अनमैप्ड और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पाए गए हैं। अब इसका क्या मतलब है वो तो आगे चलकर पता चलेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि फाइनल लिस्ट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, इस तरीके से कोई डेटा इलेक्शन कमीशन की तरफ दिया जा रहा है या नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें कोई फिगर मिल रहा है या नहीं। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज फिगर मिलेगा तो फिर जब ऑफिशियली मिलेगा तो फिर हम ये भी उसमें भी ये देखना होगा, सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, जो भी बांग्लादेश से सटे हुए जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उनका हाल क्या है, क्या वो और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उससे ज्यादा है उसमें अनमैप्ड और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। अगर ये ट्रेंड दिखने को मिलता है तो इंडिकेशन तो आता है, जो चुनाव आयोग का जो कहना था कि अवैध वोटर एक भी ना रहे, तो कहीं ना कहीं जाके ये साबित तो होता है कि चुनाव आयोग ने अपना काम किया है। बिल्कुल सौरभ, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर है और साफ तौर पर कह रही है कि ममता बनर्जी और पूरी ममता सरकार घबराई हुई है, एसआईआर का आतंक उनमें कहीं ना कहीं छाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
और इसके अलावा अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि ओडिशा के चांदीपुर तट से डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी तक मार करने वाली वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है। कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम VSH-ORADS के 3 सफल फ्लाइट ट्रायल किए जा चुके हैं, जिसका मकसद मिसाइल की क्षमता को परखना था और इसके साथ देखा गया कि ये सिस्टम अलग अलग स्पीड, दूरी और ऊंचाई पर उड़ रहे तेज हवाई खतरों को कितना निष्क्रिय कर सकता है। रक्षा क्षेत्र की इस एक और उपलब्धि पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन इससे पहले एक नजर डीआरडीओ के एक और कमाल पर। तो डीआरडीओ ने कर दिखाया है एक और कमाल। ओडिशा के आसमान में ये कमाल नजर आया है। स्वदेशी तकनीक से इसे विकसित किया गया है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के 3 सफल परीक्षण हुए हैं। तो डीआरडीओ ने एक और उपलब्धि अपने खाते में हासिल की है। चांदीपुर ITR में ये परीक्षण किया गया है और ये परीक्षण सफल रहा है। और इसके अलावा आपको बताएं कि हाई स्पीड हवाई लक्ष्यों को नष्ट किया गया है। फील्ड ऑपरेटर्स ने इन मिसाइलों को दागने का काम किया और सफलता हासिल की। सभी चरम सीमाओं पर सफलता मिली है। और इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को बधाई भी प्रेषित की है। तो आपको बताएं कि डीआरडीओ ने एक और कमाल करके दिखाया है और सभी चरम सीमाओं पर सफलता हासिल की है। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को बधाई दी है अपने सफल परीक्षण को लेकर के। अब आपको विस्तार से ये बताते हैं कि आखिर क्या है VSH-ORADS। जी हाँ, वेरी शॉर्ट, ये जो कंधे पर ले जाने वाली एयर डिफेंस सिस्टम है। और इतना ही नहीं, ये तेज हवाई खतरों को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। हेलीकॉप्टर की बात की जाए, ड्रोन की बात की जाए, फाइटर जेट की बात की जाए, ये सभी पर निशाना साधने में सफल है। कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों को ये सीधे तौर पर टारगेट करती है और पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। स्वदेशी तकनीक से इसे विकसित किया गया है। तीनों सेनाओं की अगर हम बात करें भारत की, तो तीनों सेनाओं की जरूरत को ये पूरा करती है। तो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित है ये मिसाइल और तीनों सेनाओं की जरूरतों को भी ये पूरा करती है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि डीआरडीओ ने इस सफल परीक्षण के साथ अपने खाते में एक और सफलता, एक और उपलब्धि जोड़ ली है, जिसे कंधे पर ले जाने वाली एयर डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है, जो कि साफ तौर पर भारतीय सेना को और भी मजबूती प्रदान करती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय, डीआरडीओ के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि, और इससे कैसे ये तीनों सेनाओं को मदद करती हुई नजर आएगी मिसाइल? देखिए, अगर हम बात करें आज के एरियल वॉरफेयर की, यानी कि हवाई जंग की, तो एयर डिफेंस सिस्टम्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उतने ही महत्वपूर्ण जितने फाइटर जेट्स या फिर हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसका कारण ये है कि जिस तरह से और जितनी तेजी से ड्रोन्स और मिसाइल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उनसे बचाव करने के लिए आपको एक बेहद ही सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत होती है। ऐसे में हमारे पास S-400 है, आकाश तीर है और अन्य तरह के कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम है जो लॉन्ग रेंज यानी कि बहुत दूरी तक मार कर सकते हैं, दूरी तक इंटरसेप्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं मीडियम रेंज, जो आप मानिए 100 से 150 किलोमीटर तक की इंटरसेप्शन रखते हैं, वहां से आने वाले हवाई टारगेट्स को निस्तानाबूद करते हैं। उसके बाद आते हैं शॉर्ट रेंज, यानी कि 30 से 40 किलोमीटर आपके हेलीकॉप्टर हो या ड्रोन हो, उनको मार सकते हैं। और ये है VSHORAD, यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज, एक तरह से डिफेंस सिस्टम ये होते हैं। कंधे पर इनको लेके जाया जा सकता है, काफी मोबाइल ये होते हैं, यानी कि आप इनको ज्यादा इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती है, कंधे से इनको फायर किया जा सकता है। तो एक जो समस्या ये है कि जो बहुत दूरी से मार करने वाले जो हथियार है, वो बहुत पास से आने वाले छोटे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कई बार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जब बहुत छोटे ड्रोन्स होते हैं जो आसपास से लॉन्च किए जाए, यानी कि या फिर जमीनी स्तर पे उड़ रहे हो, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए ये VSHORAD की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब बात करें हवाई जंग की, तो एयरफोर्स के लिए काम आ सकते हैं। ड्रोन से जो अटैक होता है उससे बचाने के लिए ये फौज के लिए काम आ सकते हैं, यानी कि सेना के लिए, थल सेना के लिए काम आ सकते हैं। और जो हमारे जहाज होते हैं, जंगी जहाज जो हमारे बेड़े होते हैं,
तरह से अगर ड्रोन स्ट्राइक की जाए तो उनके डेक से भी इनका इस्तेमाल वहाँ के जो नौसैनिक है वो कर सकते हैं, यानी कि वायुसेना, थल सेना और एक तरह से जल सेना, हमारी नौसेना जो है उन तीनों को एक तरह से काफी सुरक्षा प्रदान करती है। अमेरिका के पास भी इस तरह के सिस्टम है, लेकिन इंपोर्ट करने से बचने के लिए हम खुद अपने सिस्टम डेवलप कर रहे थे और डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण करके जो मेक इन इंडिया का सपना है उसमें एक तरह से फेदर, एक तरह से अचीवमेंट बिल्कुल अक्षय, मेक इन इंडिया की बात करिए आपने कि हम देख रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र में लगातार हम स्वदेशी निर्मित उपकरण तैयार कर रहे हैं और उसमें ये एक और बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और देखिए, अब आप एक तरह से बड़ी शक्ति तभी बन सकते हैं जब आपकी डिफेंस की रिक्वायरमेंट है। तो खास तौर पर अगर हम कोर चीजों की बात की जाए, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स हो, टैंक्स हो, और एरियल डिफेंस सिस्टम की अगर बात की जाए तो जैसे कि आकाश तीर है हमारे पास में, हमारे पास अन्य तरह के जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है हम जिनका हम इजाद कर रहे हैं, ड्रोन सिस्टम हो गए, तो उनसे बचाव करने के लिए ये बेहद जरूरी था कि हम एक वेरी शॉर्ट रेंज वेपन डिफेंस सिस्टम, एक तरह से डिफेंस सिस्टम का निजात करें, ताकि हमें निर्यात करने की जरूरत आगे ना पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए बात कर लेते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष की, क्योंकि ये संघर्ष अब और भी बढ़ गया है। पाकिस्तानी सेना ने काबुल, कंधार और पक्तिया में एयर स्ट्राइक की, जिसके जवाब में तालिबान ने सीमा चौकियों पर बड़े बड़े हमले किए। दोनों पक्षों की जवाबी कार्रवाई से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस तनाव के बीच तालिबान ने अपनी तरफ से ये कहा है कि वो बातचीत के मसले से सुलझाने के लिए इस पूरे मसले को तैयार है। विस्तार से करेंगे इस पूरी खबर पर बात, लेकिन इससे पहले एक नजर कुछ तथ्यों और आंकड़ों पर। तो बातचीत के लिए तैयार है तालिबान, लड़ाई खत्म करना चाहता है अब तालिबान। तालिबान की तरफ से ये बयान आया है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, काबुल का शांतिपूर्ण समाधान करने पर जोर है। और इसके साथ साथ बातचीत से मसला सुलझाना चाहता है तालिबान। साफ तौर पर तालिबान की अब प्रतिक्रिया सामने आई है, यानी कि एक तरह से जिस तरह से लगातार तनाव बढ़ रहा है, संघर्ष बढ़ता जा रहा है, उसके बीच में तालिबान ने बातचीत करने की बात कही है, पहल की है। और इतना ही नहीं, पाक तालिबान के बड़े दावे क्या कुछ हैं ये भी आपको बता देते हैं। तो तालिबान नौशेरा, एबटाबाद, स्वाबी में ड्रोन हमले, और इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का कहना है कि काबुल, कंधार, पक्तिया को निशाना बनाया गया है। तो दोनों ही तरफ से, पाकिस्तान और तालिबान की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। तालिबान की तरफ से कहा गया है कि कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया गया है, और इतना ही नहीं, पाकिस्तान कह रहा है कि 22 स्थानों को निशाना बनाया गया है। तालिबान नौशेरा, एबटाबाद, स्वाबी में ड्रोन हमले तालिबान ने किए हैं, ये दावा किया गया है। और पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से दावा किया है कि उसने कौन कौन से इलाकों को निशाना बनाया। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, जिस तरह से हम देख रहे थे कि ये जो संघर्ष चल रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, ऐसे में अब तालिबान की तरफ से बातचीत करने की जो बात आई है, शांतिपूर्ण तरीके से कोई हल निकाल लेने की बात आई है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये संघर्ष के जो बादल हैं अब कहीं ना कहीं छटते हुए नजर आएंगे भविष्य में? देखिए, तालिबान लगातार ये कहता रहा है, तालिबान की जो सरकार है वहाँ पे अफगानिस्तान में, वो लगातार कहता रहा है कि उनके जो हमले हैं
वो उनके हमले जो है वो सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि पाकिस्तान जो है लगातार अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करता रहा है, अफगानिस्तान की सीमा जो है उसके आसपास की कार्रवाइयां करता रहा है, सैनिक कार्रवाइयां करता रहा है। इसके चलते अफगानिस्तान की सरकार का कहना है कि इसके चलते हमने बढ़ाया है पाकिस्तान के अंदर, और हमने जो अफगानिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान ने जो भी हमले किए हैं पाकिस्तान के अंदर वो उनके सैनिक ठिकानों पर किए हैं, और वो मिलिट्री रेजिम कह रहे हैं, पाकिस्तान के मिलिट्री रेजिम के खिलाफ उन्होंने ये सारी कार्रवाइयां कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान की जनता, निरपराध जनता के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई की है। वो पाकिस्तान की सिविलियन सरकार पर भी नहीं कुछ बोल रहे, वो लगातार मिलिट्री रेजिम की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अफगानिस्तान के अंदर यह एक संवेदनशीलता है कि वो असैनिक ठिकानों पर, नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं कर रहे हैं, और उनका लगातार जिनसे भी बात हो रही है अफगानिस्तान की, उनसे उन्होंने यही कहा है, जैसे सऊदी अरब से बात हुई अगर उनकी, तो सऊदी अरब से उन्होंने यही कहा कि हमने रिटेलिएटरी हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमले लगातार बातचीत कर रहा है। वो इजिप्ट से बात किया, यूएई से बात किया, उसने यहाँ तक कि अमेरिकी जो अधिकारी हैं वहाँ के, उनसे बात किया पाकिस्तान ने। लगातार पाकिस्तान भी अपने तरफ की कहानियां कह रहा है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की अपील हम देख रहे हैं कि उनकी आई है। हमारी जो बातचीत हो रही थी अफगानिस्तान के सूत्रों से और कई अन्य देशों के जो यहाँ अधिकारी हैं, राजनयिक हैं, उनसे, तो उनका कहना था कि देखिए अफगानिस्तान की स्थिति अभी जो है उसमें पाकिस्तान को अपने पर आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अखिलेश, तो अब देखना होगा कि ये जो संघर्ष है ये किस मोड़ पर जाता है और क्या शांतिपूर्ण तरीके से इसका कोई हल निकलता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।